एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि छोटी फैमिली बहुत खुशहाल फैमिली होती है, लेकिन जीवन का किसी का भरोसा नहीं है। मेरे माँ पापा ने मुझे और मेरे भाई को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया था। हम अपने फैमिली में बहुत खुश थे। फिर मेरे भाई की नौकरी लग गई थी और भाई का रिश्ता आना भी शुरू हो गया था। माँ ने एक दो लड़कियाँ देखी थी जो संस्कारी थी और खूबसूरत भी थी। घर परिवार संभालने वाली लड़कियाँ थीं, बड़ों की इज्जत करना जानती थी। पर मेरे भाई को वह लड़की पसंद नहीं आई, क्योंकि मेरे भाई को किसी और लड़की से मोहब्बत हो गई थी। और मोहब्बत में तो इंसान अंधा हो ही जाता है, फिर उसे घर परिवार से क्या मतलब रह जाता है। मेरे माँ पापा ने भी बच्चों की खुशी में खुशी जानी और मेरे भाई की लव मैरिज को अरेंज मैरिज करवा दिया। और आज हमारे घर में ये सब हो रहा था और मैं बहुत परेशान था। मम्मी के प्लेट में जो सब्जी थी वह अब ख़त्म हो चुका था, जबकि उनके हाथ में अभी भी आधी रोटी पड़ी हुई थी। वह इधर उधर देख रही थी, शायद कोई उनकी बात कहे बिना ही समझ ले। मैं उनके दिल की बात अच्छी तरह समझ गया था, मगर फिर भी मैं चुपचाप रहा, क्योंकि हमारे घर में किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि भाभी के होते हुए खुद से अपनी कटोरी में सब्जी डाल ले। बड़ी देर में मम्मी ने हिम्मत जमा कर इकट्ठा करती हुई आखिरकार बोल ही पड़ी थी, पिंकी थोड़ा सा सब्जी दे दो। मम्मी की बात सुनकर भाभी के माथे पर बल पड़ गए थे। वह कहने लगी, बस बस, आपकी तबीयत पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। ब्लड प्रेशर हर वक्त आसमान छूता रहता है और आपको दोबारा सब्जी चाहिए। जो खा लिया बस वही बहुत है। मैंने भाई की तरफ उस आस पर देखा था कि शायद वही मुंह से कुछ बोल देंगे, मगर भाई तो इस तरह खाने पर झुका हुआ था जैसे उन्होंने कोई बात ही नहीं सुनी हो। मम्मी हाथ झाड़ कर उठने लगी थी तो मैंने बोला, भाभी, जब मम्मी सारा सारा दिन घर के काम करती हैं तब आपको उनकी तबीयत खराबी का एहसास क्यों नहीं होता? मम्मी भूखी रह जाएगी तो फिर रात भर उनको नींद नहीं आएगी। आप उनको थोड़ी सब्जी दे दो। भाभी कहने लगी, तुम ज़्यादा माँ के सगे मत बना करो। इस घर में जो कुछ हो रहा है क्या मेरी आंखों से दिखता नहीं है? तुम दोनों माँ बेटा मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। भाई का तो जैसे तुम लोगों के पास कोई एहसास ही नहीं है। तुम अभी तक नौकरी ढूंढने में नाकाम रहे हो, फिर पहले कुछ काम तो कर लो, फिर बड़ी बड़ी बातें करना। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। मुझे भाभी की बातें बहुत बुरी लग गई थी, मगर मैं चुप ही रहता था। मम्मी की भूख भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए मैंने अपनी कटोरी उठाकर अपनी माँ के सामने रख दी थी। मैं बोला, मम्मी आप ये खा लो। मेरी बात सुनकर तो भाभी के तेवर ही बदल गए थे और मेरी सब्जी वाली कटोरी उठाकर भाभी ने फर्श पर दे मारा था। कहने लगी, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? जब मैंने कहा और खाना नहीं देना तो फिर तुमने मेरी बात को क्यों टालने की कोशिश की? मेरे आंखों में पानी आ गया था। मैं बोला, भाभी आप में तो इंसानियत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई है। ये बात सुनकर भाभी ने थोड़ी तेज आवाज़ में रोना शुरू कर दिया था। वह कहने लगी, देखो ना सनी, अपने भाई की बातें सुनो, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। भाई ने मुझे ही घूर कर देखा था और कहने लगा, अपनी भाभी से माफ़ी मांगो। मैं बोला, भाई जब भाभी मम्मी के साथ नाइंसाफ़ी कर रही थी तब तक तो आप बिल्कुल गूंगे और बहरे बनकर बैठे हुए थे, और अब अचानक से आपको एहसास जाग गया कि कुछ गलत हो रहा है। आप कितने जोरू के गुलाम हो गए हो ना। आपको अपनी माँ की भी कुछ ख्याल नहीं है। आप तो जोरू के गुलाम हो गए। भाई भाई उठकर खड़े हो गए थे। वह कहने लगा, मैंने बहुत सह ली तुम्हारी बदतमीजी। अब तुम्हारी अच्छाई इसी में है कि यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया था। मैं बोला, भाई सच भी यही है कि आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। भाई ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था और मुझे धक्के मार मार कर घर से निकाल दिया था। मैं हक्का बक्का खड़ा था। मुझे इस सब की उम्मीद भी नहीं थी। मम्मी कहने लगी, सनी तुम्हें क्या हो गया है? तुम रवि को घर से यूं नहीं निकाल सकते, ये घर उसका भी है। तुम दोनों भाई इस घर के हिस्सेदार हो। भाई कहने लगी, कैसा हिस्सेदार? पापा को मरे हुए 4 साल हो गए हैं और इन 4 सालों में मैंने तुम्हारा इलाज से लेकर और रवि की पढ़ाई तक सारा खर्च मैंने किया, और पापा की बीमारी में मैंने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया। इस हिसाब से अब ये घर तो सिर्फ मेरा ही होगा। अगर रवि इन सारे पैसों का हिसाब करता है तो इसमें हिस्सेदार बन सकता है, नहीं तो मैं उसको एक फूटी कौड़ी इस घर से नहीं दूंगा। मम्मी आपको अपने दूसरे बेटे की इतनी परवाह है तो आप भी उसके साथ ही चले जाएं। मैं अब घर में ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकता। मेरी मम्मी को भी बड़े भाई ने घर से निकाल दिया था। मुझे अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मैं तो कहीं भी रह सकता था, यहाँ तक कि सड़कों पर भी रात बिता सकता था, मगर मेरी माँ को कहाँ पर रखता। मैं बहुत घबरा गया था। मैं बोला, मम्मी आपको यूँ घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वह आपके पति का घर है, आप उधर ही बैठी रहती। मैं अब आपको कहाँ लेकर फिरूँगा?
मेरे पास तो रहने के लिए जगह भी नहीं है। मेरी बात सुनकर मम्मी फूट फूट कर रोने लगी। वह बोली, ठीक है, मैं मर ही जाती हूँ, मैं जहर खा लेती हूँ। पहले एक बेटे ने घर से निकाल दिया और अब तुम भी मुझे धक्के दे रहे हो। तो मुझे बताओ, मैं कहाँ जाऊँ? अपने पति के पास शमशान में जाकर बैठ जाऊँ और उनसे कहूँ कि तुम कैसी औलाद के पास मुझे छोड़कर चले गए हो? मैं बोला, मम्मी ऐसी बात नहीं है, असल में मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करिए। मैं आपसे जान नहीं छुड़ा रहा हूँ। मैं तो इसलिए परेशान हूँ कि मैं आपको कहाँ रखूँगा। मेरे पास कोई जगह नहीं है और आपको यूँ परेशान होते हुए नहीं देख सकता। मम्मी कहने लगी, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है और भगवान ज़रूर कोई ना कोई अच्छा सहारा दे देगा। मैं मम्मी को लेकर अपने एक दोस्त के घर चला गया था क्योंकि मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा था। होटल में रहने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं था। माँ को खाना खिलाने के लिए भी मेरे पास कोई तिजोरी या पैसे मौजूद नहीं थे। मेरे दोस्त ने मुझे और मम्मी की बड़े अच्छे से स्वागत किया था। मैंने उससे कहा कि मैं यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहूँगा और फिर चला जाऊँगा। तो मेरा दोस्त कहने लगा, तुम माँ जी के साथ आए हो, जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। मुझे पता था कि मेरा दोस्त भी मेरी ही तरह, वह भी अपने माँ बाप के पैसों पर पल रहा था। वह भी हमारा खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता था और फिर मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। इसलिए मैं मम्मी को वहीं छोड़कर खुद नौकरी की तलाश में निकल पड़ा था। ये तो नसीब नसीब की बात होती है। किसी किसी के हाथ में लक्ष्मी होता है, हर किसी के हाथ में नहीं। मेरा भाई मुझसे कम पढ़ा लिखा था, मगर फिर भी उसे एक बहुत अच्छे होटल में मैनेजर की जॉब मिली थी। उसकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी, जबकि मैं उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था और अभी तक दर दर की ठोकरें खा रहा था। मेरी माँ अब सुरक्षित जगह पर थी, इसलिए मैं सुबह सवेरे उठकर जॉब की तलाश में निकल जाता था और दिन भर जॉब की तलाश करता और रात के 10 बजे ही घर वापस जाता था। मैंने अपने दोस्त से कुछ दिनों का वक्त मांगा था, मगर अब मुझे उनके घर पर आए हुए 4 दिन हो गए थे, मगर फिर भी नौकरी कहीं नहीं मिली थी। अब मैं बहुत घबरा गया था कि क्या करूं और क्या ना करूं। चौथे दिन मैंने सोचा कि मैं बस अब अपने दोस्त के घर से निकल जाऊंगा, आगे जो भी होगा भगवान हमारी रक्षा करेंगे। मैं नौकरी के तलाश में नए सिरे से दोबारा से नौकरी ढूंढ चुका था। मैंने कोई एक ऐसी दफ्तर नहीं छोड़ा था जहां पर अपनी नौकरी का बायोडाटा जमा नहीं करवा दिया था, मगर फिर भी मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। थक हार कर सड़क के किनारे बैठ गया था जब मेरी नज़र दीवार पर छपा एक कागज़ पर पड़ी थी, जिस पर लिखा हुआ था कि लेडी हार्डिंग अस्पताल में एक चपरासी की ज़रूरत है, तनख्वाह 25,000, खाना पीना रहना मुफ्त है। ये पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने ना में सिर हिला दिया और खुद से कहा, यार रवि, ये जॉब तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने एमबीए किया हुआ था तो क्या अब मैं एक चपरासी की जॉब करता? मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा था। मैं कुछ भी सोचने समझे बिना उठकर खड़ा हुआ था और उस पते पर पहुंच गया जहां चपरासी की ज़रूरत थी। मैंने जब अस्पताल के मैनेजर को कहा कि मैं चपरासी की नौकरी के लिए आया हूँ, तो मुझे देखकर हैरान रह गया था, क्योंकि शक्ल व सूरत से मैं अच्छे घर का लगता था। मुझे इंटरव्यू के लिए जब डॉक्टर के पास ले जाया गया था, डॉक्टर ने मेरी बायोडाटा देखी थी। वह हैरान रह गया था और कहने लगा, तुमने एमबीए किया हुआ है और तुम एक चपरासी की नौकरी करना चाहते हो? ये नौकरी तो उन लोगों के लिए है जो अनपढ़ होते हैं और मेहनत के पैसे भी कमाना चाहते हैं। तुम मुझे बताओ कि तुम ये काम क्यों करना चाहते हो? मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोला, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। बहुत सी जगहों पर मैंने इंटरव्यू दिए, मगर कुछ काम नहीं बना। मुझे इस वक्त नौकरी की बहुत ज़रूरत है, भले ही एक चपरासी की नौकरी ही क्यों ना हो। इस वजह से मैं ये जॉब करने के लिए राज़ी हो गया हूँ। वह डॉक्टर कहने लगा, अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें ये नौकरी दे देता हूँ। डॉक्टर ने मुझे चपरासी की नौकरी दे दी थी। अस्पताल के बने हुए फ्लैट में एक छोटा सा फ्लैट भी मुझे दे दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे लिए खुशी का वक्त था या उदासी का। फिलहाल जो भी था, मैं घर आ गया था और मैंने अपने दोस्त का धन्यवाद किया। तुमने इस मुश्किल टाइम में मेरा साथ दिया और मुझे अपने घर में रहने की इजाज़त दी। अब मैं अपनी माँ को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। मेरा दोस्त कहने लगा, तुम कहाँ जाओगे? तो मैंने उससे बताया, मुझे अस्पताल में नौकरी मिल गई है। तो वह हंसने लगा और बोला कि तुम मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, पढ़ाई तुमने एमबीए की है, फिर अस्पताल में तुम्हें नौकरी कैसे मिल गई? मैं बोला, मुझे चपरासी की नौकरी मिली है। ये बात सुनकर मेरे दोस्त के आंखों में आंसू आ गए थे। वह कहने लगा, यार, मेरा घर तुम्हारे लिए हाजिर था, लेकिन तुम खुद पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? तुम अपनी नौकरी ढूंढते रहो, ज़रूर तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तब तक तुम मेरे घर पर बिना किसी डर और बिना किसी खतरे के रह सकते हो। मैंने बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे इतने दिन यहाँ रखा और हर तरह से मेरी मदद भी की। मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा।
अब जब मुझे रोटी रोजी मिल रही है तो मैं उसको लात नहीं मारना चाहता। मेरे दोस्त ने मुझे बहुत रोका, मगर मैं ना रुका और मम्मी को लेकर अस्पताल के फ्लैट में शिफ्ट हो गया था। मम्मी कहने लगी, तुम्हें कैसी नौकरी मिली है रवि? तो मैंने कहा, मम्मी दफ्तर के अंदर बैठकर कंप्यूटर पर हिसाब किया करूँगा। ये बात सुनकर मेरी मम्मी बड़ी खुश हो गई थी। अब मैं अपनी माँ से सच तो नहीं कह सकता था, नहीं तो वह टेंशन ले लेती और उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाना था। फिलहाल अब मैं हर रोज़ काम पर जाया करता था। बड़ी मेहनत और दिल लगाकर अस्पताल में सफाई का काम कर रहा था और सोचता था कि शायद मेरी किस्मत में ये सब लिखा हुआ है। हर इंसान अपनी किस्मत का ही तो खाता है, तो शायद मेरी किस्मत में भी तंगी और दुखी लिखा हुआ है। मैं बिना वजह बड़े बड़े दफ्तरों के सपने देख रहा हूँ। मैंने खुद को डांटा था, अक्सर मैं खुद से लड़ता रहता था, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी से बहुत उम्मीद लगाई हुई थी। खैर, जो होना था वह तो हो गया था। मैं पूरा महीना बहुत अच्छे से काम कर रहा था। मुझे डॉक्टर ने भी अपने ऑफिस में बुलाकर बहुत तारीफ़ की थी और कहा था, तुम्हारी तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं हुई है। फिर डॉक्टर ने मुझे कहा, मैंने अपने एक दोस्त को तुम्हारी बायोडाटा दी है, वह देखेगा वह तुम्हारे लिए कुछ कर सकता है या नहीं। मुझे उम्मीद है कि वह तुम्हें कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर जॉब लगवा देगा। ये बात सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं बोला, डॉक्टर साहब, अगर ऐसा हो गया तो मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं आपके लिए सारी उम्र भगवान से प्रार्थना करता रहूँगा। डॉक्टर मुस्कुरा दिया था। उसने मेरे हाथ पर 25,000 रुपये रख दिए थे। वे कहने लगा, ये लो तुम्हारी तनख्वाह। मैंने जल्दी से तनख्वाह पकड़ ली थी और डॉक्टर के ऑफिस से बाहर निकल गया था। मैंने अपनी तनख्वाह को गिनना शुरू कर दिया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि पापा की मृत्यु के बाद तो मैंने कभी 25,000 रुपये एक साथ नहीं देखे थे। मैं तो 500 के नोट को देखने के लिए तरस गया था। मैं बार बार गिन रहा था और सोच रहा था कि सबसे पहले मैं घर में राशन डलवाऊंगा, क्योंकि खाने पीने के सामान की बड़ी किल्लत हो चुकी थी। मैं अपनी मम्मी को सबसे अच्छा और हेल्दी खाना खिलाने के बारे में सोच रहा था। कम से कम भाई के घर इतना तो था कि मम्मी को 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। खैर, मैंने वह पैसे लेकर जेब में डालने ही लगा था कि अचानक मेरे सामने एक औरत आकर खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए थे। वह कहने लगी, भगवान के लिए मेरी मदद करो। वह बिना आवाज़ के रो रही थी। उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैं बोला, क्या हुआ? तो कहने लगी, कल मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। मोटरसाइकिल तेज चला रहा था। मेरे बेटे ने ये भी नहीं सोचा कि अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। उसने मेरी परवाह नहीं की। अब वह आईसीयू में पड़ा है। उसके ऑपरेशन के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा हाथ बिल्कुल खाली है। अगर मैं ये कहूँ कि भगवान के बाद अगर कोई मेरे बच्चे की ज़िंदगी बचा सकता है तो वह सिर्फ पैसे हैं। अगर पैसे हुए तो डॉक्टर उसका ऑपरेशन करेंगे, नहीं तो वो मेरे बच्चे को डिस्चार्ज कर देंगे। मुझे थोड़े से पैसे दे दो ताकि मेरे बच्चे की जान बच सके। उस औरत के चेहरे पर इस तरह बेबसी थी, ये देखकर मेरा दिल भी पिघल गया था। मैंने कुछ भी सोचे समझे बिना ही 25,000 रुपये उस औरत के हाथ पर रख दिए थे। मैं बोला, मैं प्रार्थना करूँगा कि भगवान आपके बेटे की लंबी उम्र दे दे और आपको औलाद का गम ना दिखाए। वह औरत मुझे दुआएं देती हुई आगे बढ़ गई थी। अब किसी दूसरे आदमी के सामने हाथ जोड़कर अपने बच्चे के लिए पैसे मांग रही थी। उस पल मेरे दिल में आया कि काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं उस औरत की मदद कर देता। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद अस्पताल के डॉक्टर से इस औरत के लिए पैसे मांगता हूँ। मैं जल्दी जल्दी सीनियर डॉक्टर के पास गया और एक एक से पैसों की अपील की थी। किसी ने 10,000 रुपये दिए तो किसी ने 20,000 रुपये दिए थे। मैं बहुत खुश हो गया था कि चलो, इन पैसों से जब मैं उस औरत के हाथ में रखूँगा तो वह खुश हो जाएगी। मैंने करीब 60,000 रुपये यूँ ही जमा कर दिए थे। मैंने उस औरत को अस्पताल में ढूंढा और पैसे उसे थमा दिए और बोला कि मैं अस्पताल के दूसरे लोगों से भी पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। अब आप ये डॉक्टर को थमा दें ताकि आपके बच्चे की ट्रीटमेंट शुरू कर दी जाए और बाकी पैसों का इंतज़ाम भी भगवान कर देगा। वे औरत जल्दी से आगे बढ़ी और मेरा हाथ चूमने लगी और कहने लगी, भगवान तुम्हें उसके बदले बहुत कुछ देगा। भगवान तुम्हें करोड़पति बना दे। उस औरत की दुआ सुनकर मैं हंस दिया था और आगे बढ़ गया था। करोड़पति बनना तो मेरी किस्मत में नहीं था, मगर मुझे तो अब यही लगता था 2 वक्त की रोटी खाना भी मेरे नसीब में नहीं है, क्योंकि आज जो मुझे तनख्वाह मिली थी वह भी मैंने उस औरत को दे दी थी और हमारे घर में तो राशन नाम की कोई चीज़ भी नहीं थी। मैं घर गया। मम्मी मेरे इंतज़ार में बैठी हुई थी और कहने लगी, बेटा क्या लेकर आए हो? तो मेरे कंधे शर्म से झुक गए थे, मगर मैंने मम्मी को झूठी तसल्ली भी दी थी और बोला, मम्मी मुझे तनख्वाह आज नहीं मिली, कल ज़रूर मिल जाएगी, आप परेशान ना हो। मम्मी ने मेरी तरफ देखा था और फिर सूखी रोटी चाय के साथ खाने लगी थी। मम्मी के लिए अचार अच्छा नहीं था, क्योंकि उनको ब्लड प्रेशर की समस्या थी।
मेरा दिल टूट गया था, मगर मैं क्या कर सकता था। खैर मैं खाना खाए बिना ही बिस्तर पर लेट गया। मम्मी कहने लगी, कुछ तो खाना खा लो। मैंने कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं है। मम्मी जानती थी कि मैं परेशान हूँ। मम्मी कहने लगी, बेटा फिक्र ना करो, भगवान हमें बहुत कुछ देगा, तुम खाना खा लो। मैं बोला, मम्मी मुझे झूठी तसल्लियाँ ना दिया करो, भगवान हमें कुछ नहीं देगा, हम दोनों यूं ही ज़िंदगी बिताएंगे। मम्मी ने मेरे सर पर एक थपकी मारी और कहने लगी, आज के बाद मेरे सामने मायूसी की बातें मत करना। भगवान के हाथ में सब कुछ है, वह जिसे चाहे दे और जिसे चाहे छीन ले। मम्मी अभी बातें कर ही रही थी कि हमारे घर के दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने दो आदमी खड़े थे। उन्हें 3 पीस सूट पहने हुए थे, आंखों में चश्मे लगे हुए थे और कलाई पर महंगी घड़ियां बंधी हुई थी। उनके पीछे एक बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी थी। मैं बोला, मैं आपको नहीं जानता। तो वह कहने लगे कि फ़िक्र ना करो, आप हमें नहीं जानते, मगर मिस्टर रवि हम आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप ये चाबियाँ पकड़िए और ये कागज़ लीजिए। मैं बोला, आप मुझे ये कागज़ और चाबियाँ दे क्यों रहे हैं? तो कहने लगा कि आपके लिए ये सरप्राइज़ है और घर जाकर आराम से सोफे पर बैठकर इस खत को पढ़ना, नहीं तो चक्कर खाकर यहीं पर गिर जाओगे। मैं ये बात सुनकर बहुत हैरान हुआ था और जल्दी से वह कागज़ थाम लिया था। मेरा दिल डर से थर थर काँप रहा था। मैंने सुना था अमीर लोग अच्छे नहीं होते। पता नहीं ये लोग मुझे कागज़ और चाबियाँ दे गए थे, मुझसे क्या चाहते थे। मैंने सोचा शायद ये आदमी मेरी बर्बादी का कारण बनेगा। मैं कमरे में आया तो मम्मी बोली, बेटा कौन था दरवाजे पर? मैं चुप ही रहा। मम्मी ने फिर हाथ में कागज़ देखा तो वो कहने लगी, क्या है? मैं बोला, मम्मी दो अनजान आदमी मुझे ये थमा कर गए हैं, मुझे तो खुद इस बात का पता नहीं है ये क्या है। मम्मी कहने लगी, अच्छा खोल कर देखो ना, इस कागज़ में क्या लिखा हुआ है? मैं बोला कि मम्मी अभी खोलता हूँ। मगर सच तो ये था कि मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही थी। खैर मैं कागज़ खोलकर पढ़ने लगा तो उस पर लिखा हुआ था, मिस्टर रवि, मैंने आज तुम्हें लेडी हार्डिंग अस्पताल में देखा था। तुम एक चपरासी की नौकरी कर रहे हो। तुमको आज तनख्वाह मिली थी और तुमने एक गरीब औरत की मदद कर दी और फिर बाकी स्टाफ से भी उस औरत के मदद के लिए हाथ फैलाए। मैंने ये सब कुछ देखा तो मैं बहुत प्रभावित हो गया। मैंने सोचा तुम्हारे बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। मुझे पता चला कि तुम एक पढ़े लिखे नौजवान हो, मगर तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर से निकाल दिया है और तुम एक चपरासी की नौकरी कर रहे हो। कल शाम तुम इस पते पर पहुंच जाना, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है और तभी तुम्हें पता चलेगा ये चाबियां किस चीज़ की है। मैंने वह खत पढ़ा तो गहरी सोच में डूब गया था। मुझे इस तरह बुलाने वाला कौन हो सकता है? मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि आजकल तो फ्रॉड बहुत हो चुके हैं। लोग तो हम जैसे गरीबों को लूटने से बाज नहीं आते। मम्मी कहने लगी, रवि कागज़ पे ऐसे क्या लिखा था कि तुम उसे पढ़कर एकदम परेशान हो गए हो? मैंने सारा कागज़ फिर से मम्मी को एक एक शब्द पढ़कर मम्मी को फिर से सुनाया था। मम्मी भी घबरा गई थी। वह कहने लगी, रवि तुमने आज मुझे बहुत खुश कर दिया। मैं हमेशा यही समझती थी शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई है जो सनी ने मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया था। तुम लोगों को अच्छे बुरे की तमीज़ सिखा नहीं सकी, मगर आज जब मुझे पता चला कि तुमने एक गरीब औरत की मदद की है तो मुझे इस बात की खुशी हुई है कि मेरी परवरिश में कमी नहीं है। ये तो सनी और उसकी पत्नी की नीयत ऐसी है। कृपा है भगवान की तुमने मुझे ज़िंदगी में ही ऐसा दिन दिखा दिया। मैंने मम्मी की बातें सुनी तो मुस्कुरा दिया था। खैर सुबह मैं अपने काम पर चला गया था। मेरा इरादा नहीं था कि मैं उस पते पर जाता क्योंकि मुझे डर भी लग रहा था। अगर उन लोगों ने मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश की तो मैं क्या करूँगा। मैं आधा दिन सफाई करता रहा मगर मेरा ध्यान बार बार उस कागज़ पर लिखे हुए शब्द की तरफ जा रहा था। मैं सोचा कि क्या पता मैं वहाँ जाऊँ तो मुझे सच में कोई सरप्राइज़ मिल जाए। ज़रूरी तो नहीं कि हर किसी के साथ फ्रॉड ही हो। मैंने बड़ी हिम्मत की और उस पते पर पहुँच गया। वहाँ जाकर देखा तो एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था। मैं उसमें दाखिल हो गया। चौकीदार कहने लगा, आपका क्या नाम है? मैं बोला, मेरा नाम रवि है। तो कहने लगा, अच्छा लेडी हार्डिंग अस्पताल वाला? तो मैंने जल्दी हाँ में सिर हिला दिया। तो वह कहने लगा, बॉस आपका इंतज़ार कर रहे हैं, मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया था मगर उसके साथ चलने लगा। आगे जाकर उसने मुझे एक सेक्रेटरी के हवाले कर दिया था और बोला कि इसे बॉस के पास ले जाइए। वह सेक्रेटरी मुझे बॉस के कमरे तक ले गई थी। वह कमरा बहुत बड़ा था और इतना ठंडा कमरा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी भी होने लग गई थी। वह आदमी कहने लगा, तुम मुझे जानते नहीं हो इसलिए मैं अपने बारे में तुम्हें बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम सेठ बनवारी लाल है। मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। मैं ये रेस्टोरेंट तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। मैं हैरान रह गया था और बोला, आप मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों कर रहे हैं? तो वह कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ किसी तरह का कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ।
मुझे तुम अच्छे लगे हो। तुम्हारा लोगों का भला करने का अंदाज मुझे बहुत अच्छा लग गया है, इसलिए मैं तुम्हें ये सब दे रहा हूँ। मैं हक्का बक्का सा रह गया था और मैं बोला कि और इस सब की क्या वजह है, तो कहने लगा कि मेरे साथ आज से कुछ साल पहले वही हुआ था जो तुम्हारे साथ हो रहा है और तुम्हारी माँ के साथ हुआ है। मैं कैंसर का मरीज़ था, अपने 4 बेटों के साथ रहता था, मगर चारों ने मेरी जिम्मेदारी स्वीकार करने से मना कर दिया था। वे चारों अपनी पत्नियों के इशारों पर नाचते थे। मेरे पास अपने इलाज के लिए पैसे ना थे और ना ही कोई सहारा था। मुझे लगता था अब मौत मेरे सर पर आकर खड़ी है। मैं अनाथ आश्रम चला गया था। तब मुझे पता चला कि एक दिन मुझे एक अनजान आदमी मिलने आया था। मैं उसके पास गया तो उसने उस रेस्टोरेंट की चाबी मेरे हवाले कर दी थी। मैं हैरान रह गया और बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वो कहने लगा, ये प्रॉपर्टी आपके पिता के नाम पर लिखी हुई है, इसलिए ये आपके हवाले कर रहे हैं। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गया था, क्योंकि मेरे पापा के नाम पर तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। खैर, मैंने पता लगाया तो ये बात सामने आई कि ये रेस्टोरेंट मेरे बाप ने उनके शादी से पहले ही धोखे से कब्जा कर लिया गया था। अब जो उसका नया मालिक बना था, उसे पता चल गया था ये धोखे की प्रॉपर्टी है और उनके पास आया है, तो उसने ये रेस्टोरेंट मुझे वापस करने का सोचा था। मैं ये सब देखकर हैरान रह गया। भगवान की तरफ से मेरे लिए मदद थी। मैं उस रेस्टोरेंट को चलाना शुरू कर दिया और खूब मेहनत की। देखो, ये तरक्की की मंजिलें तय कर रहा था और अब मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। मैंने अपना इलाज भी करवा लिया और मैं ठीक भी हो गया। मगर वह कहते हैं ना कि हर इंसान का अंजाम मौत है। मुझे भी अब लगने लगा है कि ज़िंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं और मैं उस दिन अस्पताल में अपना चेकअप करवाने गया था, तो मैंने तुमको वहाँ पर देखा था। उस औरत के लिए इस तरह परेशान थे और मेरे सेक्रेटरी से भी तुमने 20,000 रुपये मांगे थे, तो मैंने तुरंत उसको दिया था और उससे ये भी कहा था कि इस आदमी के बारे में पूरी जानकारी मुझे ला कर दे। तब उसने तुम्हारे दोस्त का पता बताया और तुम्हारे दोस्त ने मुझे ये सब कुछ बताया और तुम्हारे हालात से भी और तुमसे भी प्रभावित हो गया था। और अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और अब मौत मेरी इंतज़ार में है। इसलिए मैं चाहता हूँ ये रेस्टोरेंट किसी ऐसे इंसान के हाथ में चला जाए जो दूसरों का फ़ायदा करता हो। मैंने ये सोचने लगा कि अगर तुम इतने पैसे में किसी की मदद कर सकते हो, जब तुम्हारे पास ज़्यादा आ जाएगा तुम कितने लोगों की मदद करोगे। और फिर मैं भी अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटों के नाम पर नहीं करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे धुतकार दिया था। इसलिए मैं ये रेस्टोरेंट तुम्हारे नाम करके जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों के साथ भला करते रहोगे, उसका पुण्य तुम्हें मिलता रहेगा और मुझे भी। ये बातें सुनकर मुझ पर थोड़ा कपकपी सवार हो गया था। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा एक छोटा सा पुण्य मेरे लिए रोजी रोटी इतनी दूर से ला कर देगी। मैंने सोचा कि शायद इसलिए हमें लोगों की मदद करना चाहिए। हम जितना लोगों की मदद करेंगे, भगवान उससे ज़्यादा हमें देगा। मैं बस 25,000 रुपये दिए थे और भगवान ने 20 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी। ये मंजर ऐसा था कि मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे और गिरते ही चले जा रहे थे और मैं भगवान के चरणों में गिर गया था और उनका धन्यवाद करते ही जा रहा था। मुझे आज पता चला कि सच है कि भगवान के रास्ते में आप जितना दोगे, भगवान उसकी तुमको डबल ट्रिपल करके आपको लौटाएगा। कुछ ही दिनों में मुझे रेस्टोरेंट की सारी जानकारी समझ में आने लगी थी। मेरी ट्रेनिंग भी करवाई गई थी और फिर मेरी MBA की पढ़ाई भी मेरे बहुत मदद की थी। बहुत जल्द बॉस की सीट संभालने के काबिल हो चुका था। जब बॉस की सीट संभाली तो ये देखकर हैरान रह गया कि मैनेजर की लाइन में मेरा भाई सनी खड़ा है। मेरा भाई जिस रेस्टोरेंट में मैनेजर था, मैं अब वहाँ का बॉस बन चुका था। मेरा भाई तो ये देखकर ही हैरान रह गया था। थोड़ी देर फिर जब अपने ऑफिस में गया तो मेरा भाई मेरे पीछे ही आ गया था। वह कहने लगा, तुम मेरे छोटे भाई हो, अब मेरे साथ ये सब करोगे? तुम्हें तो मेरा फेवर करना चाहिए, पुरानी बातों को दिल से भुला दो। मैं बोला कि आपके मुंह से आज के बाद ऐसी कोई बात ना सुनूं, नहीं तो मैं आपको इस जॉब से भी निकाल दूंगा। मेरी बात सुनकर भाई घबरा गया था और वह मेरे ऑफिस से निकल गया था। मैंने सोचा, ये सब तो भगवान की कृपा है। जो कोई तुम पर राज करना चाहता है तो वह एकदम से आपके पैरों में भी गिरने को तैयार हो जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी से यही सबक सीखा था। कभी कभी अपनी मुट्ठी को रोक कर नहीं रखना चाहिए। जिस तरह हो सके भगवान की राह में खर्च करते रहना चाहिए और गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। ज़मीन के लोगों पर मेहरबानी करोगे तो वे आसमान पर बैठने वाला हम पर अपनी कृपा बनाए रखेगा। मैंने जब से ये रेस्टोरेंट का इंचार्ज संभाला था, मैंने बहुत से गरीब लोगों को राशन मुफ्त में दिलवाया करता था और भी बहुत सारे गरीबों की मदद करता था। अस्पताल में भी लोगों का मुफ्त में इलाज करवा दिया करता था। ज़रूरी नहीं है कि इंसान के पास बहुत कुछ हो वह दूसरों की मदद करे। हम बहुत थोड़े से भी दूसरों की मदद कर सकते हैं। और मेरे लिए बहुत रिश्ते भी आने लगे थे।
तो मेरी माँ ने एक अच्छी सी लड़की देखकर मेरी शादी करवा दी। पर वह लड़की बिल्कुल मेरे ही तरह थी, बीमार और गरीब और बूढ़ों पर बहुत जल्दी अपना दिल हार बैठती थी और बूढ़े की बहुत ज़्यादा सेवा करती थी, बिना ही कुछ लालच के और बिना ही कुछ कहे ये सब की मदद किया करती थी। आप लोग बताइए इस कहानी में किसका कैरेक्टर सबसे ज़्यादा गंदा था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।